नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एनीमिस्टवर्स पर, जहां आपको मिलेगा हर मैनहवा का डिटेल्ड एक्सप्लेन बिल्कुल सिंपल और इंटरेस्टिंग स्टाइल में। चाहे बात हो एक्शन की, फैंटेसी एडवेंचर की या फिर उन इमोशनल मूवमेंट्स की, यहां हर कहानी होगी आसानी से समझ आने वाली और दिलचस्प ब्रेकडाउन के साथ। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने थॉट्स कमेंट में बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये है एनीमिस्टवर्स। गुड़गुड़ाओ तुम पुरानी कबाड़ की चीज। सनी ने खुद को वैगन से सटा लिया। जितनी ताकत थी उतनी से धक्का दे रहा था। 4 शक्तिशाली बैल जो पहले इसे खींचते थे अब मर चुके थे और उनके बजाय 3 थके हुए गुलाम ये काम कर रहे थे। सड़क की ढलान उनकी मदद कर रही थी, फिर भी वैगन की गति दर्दनाक रूप से धीमी थी। तानाशाह की तुलना में बहुत तेज चल रहा था। नायक को अपने निचले हाथों की घातक झपट से पीछे धकेलते हुए उसने अपने अन्य 2 हाथों को अपनी गर्दन तक उठाया और उस जंजीर को पकड़ने की कोशिश की जो उसके गले में फंदे की तरह लिपटी हुई थी। हालांकि इस बार माउंटेन किंग की भयानक काया उसके लिए नुकसानदेह साबित हुई। उसके लंबे भयावह हड्डी वाले पंजे मांस को फाड़ने के लिए परफेक्ट थे, लेकिन सटीक हेरफेर के लिए सबसे अच्छा उपकरण नहीं थे। जंजीर को पकड़ने में तानाशाह को कुछ समय लगा, बिना अपनी गर्दन को काटे। उस समय तक वैगन क्लिफ के किनारे पर लगभग पहुंच चुका था। आओ, बस थोड़ा और। जो कुछ हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। वैगन के पीछे के पहिए आखिरकार सड़क से फिसल गए। नीचे की अंधेरी, लगभग अंतहीन गहराई के ऊपर लटकते हुए प्राणी मुड़ा, अपनी 5 धुंधली मरी हुई आंखों से 3 गुलामों को अभिव्यक्तिहीन ढंग से घूरते हुए। वैगन झुक गया, शिफ्टी और स्कॉलर को उनके पैरों से फेंकते हुए, और फिर रुक गया, अपने मध्य धुरी पर खतरनाक रूप से संतुलित। सनी अकेला खड़ा रह गया। उसने ऊंचे राक्षस पर आखिरी नजर डाली और फिर वैगन के आगे की तरफ अपना कंधा टकराया, अपनी सारी वजन पीछे डालते हुए। वैगन आखिरकार अपना संतुलन खो बैठा और किनारे से लुढ़क गया, अपनी निचली सतह को खुरदुरे पत्थरों से डरावने ढंग से रगड़ते हुए। सनी आगे गिरा और अपने घुटनों पर जा गिरा, खुद को क्लिफ से नीचे गिरने से मुश्किल से बचा लिया। तानाशाह की तरफ अपना सिर घुमाते हुए उसने उसे एक दुष्ट मुस्कान दी। माउंटेन किंग ने पतले गुलाम पर झपटने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक पल बाद उसके गले पर जंजीर कसी हुई और वो जबरदस्त ताकत से पीछे खींचा गया, क्लिफ के किनारे से एक फटे हुए गुड़िया की तरह उड़ता हुआ। प्राणी अंधेरे में चुपचाप गिरा, मानो ये मानने से इनकार कर रहा हो कि वो एक छोटे इंसान से हार गया था। जाकर मरो हरामी, सनी ने सोचा। फिर उसने एक गहरी असमान सांस ली और जमीन पर गिर पड़ा, पूरी तरह थक चुका। क्या यही है? क्या मैंने परीक्षा पास कर ली? वो ठंडे पत्थरों पर आराम कर रहा था, रात के आकाश को घूरते हुए, और उस हल्की परिचित लेकिन फिसलती हुई आवाज का इंतजार कर रहा था जो उसकी जीत की घोषणा करे। लेकिन उसके बजाय दर्द की लहर दर लहर जो उसने पहले अनदेखा करना चुना था, आखिरकार उसके अपमानित शरीर तक पहुंचने लगी। सनी का रहा, पूरे शरीर में दर्द महसूस कर रहा था। उसकी पीठ की त्वचा एक गुलाम व्यापारी के कोड़े से कटी हुई और एक नवजात लार्वा की हड्डी की सुइयों से छेदी हुई विशेष रूप से पीड़ा में थी। वो कांपने भी लगा था, एक बार फिर भयानक ठंड से घिर गया। मुझे लगता है नहीं। उसके विचार धीमे और कीचड़ जैसे थे। मुझे और क्या करना है? उसके ऊपर एक अंधेरी आकृति दिखाई दी। ये हीरो था, शांत और पहले की तरह सुंदर दिख रहा था। उसके कवच पर धूल और खरोंचें थीं, लेकिन अन्यथा युवा सैनिक ठीक लग रहा था। उसने सनी की तरफ एक हाथ बढ़ाया। उठो, तुम ठंड से मर जाओगे। सनी ने आह भरी, स्वीकार करते हुए कि उसका पहला नाइटमेयर खत्म नहीं हुआ था। फिर उसने अपने दांत भींचे और धीरे धीरे अपने पैरों पर उठा, हीरो की मदद करने वाले हाथ को अनदेखा करते हुए। उनके चारों ओर पूरी तरह से नरसंहार का दृश्य था। 3 गुलामों और हीरो को छोड़कर कारवां का हर सदस्य मर चुका था। उनके शरीर जमीन पर बिखरे हुए थे, भयानक रूप से विकृत या टुकड़ों में फटे हुए। यहां वहां एक लार्वा का घृणित शव दिखाई दे रहा था। अलाव से डाली गई छायाएं पत्थर के प्लेटफॉर्म पर खुशी से नाच रही थीं, इस भयावह दृश्य से बेपरवाह लग रही थीं। सनी भी देखभाल करने के लिए बहुत थका हुआ था। शिफ्टी और स्कॉलर पहले से ही उठ चुके थे, हीरो को थके हुए संदेह से देख रहे थे। बेड़ियों के साथ या बिना, वे अभी भी गुलाम थे और वो अभी भी गुलाम चालक था। उनकी तनावपूर्ण नजरों को डॉट नोटिस करते हुए सैनिक ने आह भरी। आग के करीब आओ तुम सब। हमें खुद को गर्म करना है और अगला क्या करना है इस पर चर्चा करनी है। उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना हीरो मुड़ा और चला गया। कुछ पलों के लिए हिचकिचाहट के बाद गुलामों ने पीछा किया। कुछ समय बाद वे चारों अलाव के चारों ओर बैठे थे, सुखद गर्मी सोख रहे थे। शिफ्टी और स्कॉलर एक दूसरे के करीब थे, हीरो से सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए। सनी सभी से अलग बैठा था, न कि क्योंकि उसके पास किसी एक पर अधिक अविश्वास करने का कोई विशेष कारण था,
बल्कि बस क्योंकि उसे लोगों से आम तौर पर नापसंद था। बड़े होते हुए सनी हमेशा एक असंगत व्यक्ति था। ऐसा नहीं कि उसने कभी किसी के करीब आने की कोशिश नहीं की, बस कि वो ऐसा करने में असमर्थ लगता था। जैसे उसके और अन्य लोगों के बीच एक अदृश्य दीवार हो। अगर उसे शब्दों में कहना होता तो सनी कहता कि वो बिना एक छोटे लेकिन महत्वपूर्ण गियर के पैदा हुआ था जो हर किसी के दिमाग में लगता था। नतीजतन वो अक्सर इंसानी व्यवहार से हैरान और हक्का बक्का रह जाता था और इसे नकल करने की उसकी कोशिशें जितनी भी मेहनती होती हमेशा असफल हो जाती। ये अजीबपन दूसरों को असहज बनाता था। संक्षेप में वो थोड़ा अलग था, और अगर कोई चीज थी जो लोग नफरत करते थे तो वो उनसे अलग लोग थे। समय के साथ सनी ने बस किसी के भी बहुत करीब आने से बचना सीख लिया और अपनी बहिष्कृत भूमिका में आराम से बस गया। यह आदत उसके लिए अच्छी साबित हुई, क्योंकि इससे न केवल वो आत्मनिर्भर बना बल्कि कई मौकों पर उसे पीठ पीछे छुरा घोंपने से भी बचाया गया। यही वजह थी कि वो इस नाइटमेयर के बाकी हिस्से को 3 अजनबियों के साथ बिताने से उत्साहित नहीं था। बातचीत शुरू करने की कोशिश करने के बजाय सनी चुपचाप अकेला बैठा रहा, विचारों में खोया हुआ। कुछ मिनटों के बाद हीरो की आवाज ने आखिरकार खामोशी तोड़ी। सूरज उगने के बाद हम जितना भोजन और पानी ढूंढ सकते हैं इकट्ठा करेंगे और पहाड़ से नीचे वापस जाएंगे। शिफ्टी ने उसे चुनौतीपूर्ण नजर से देखा। हमें वापस क्यों जाना चाहिए? फिर से जंजीरों में जकड़ने के लिए? युवा सैनिक ने आह भरी। हम पहाड़ों से बाहर निकलते ही अपने अपने रास्ते जा सकते हैं, लेकिन तब तक मैं अभी भी तुम्हारी जानों के लिए जिम्मेदार हूं। हम सड़क पर आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि पहाड़ी दर्रे का रास्ता लंबा और कष्टदायक है। वैगन पर रखे सामान के बिना तुम्हारे वहां पहुंचने की संभावना ज्यादा नहीं है। यही वजह है कि वापस जाना हमारी सबसे अच्छी उम्मीद है। स्कॉलर ने अपना मुंह खोला, कुछ कहने की योजना बनाते हुए, लेकिन फिर बेहतर समझकर चुप रहा। शिफ्टी ने कोसा, हीरो के तर्कसंगत शब्दों से कायल लग रहा था। हम नीचे नहीं जा सकते। तीनों ने सनी की तरफ मुड़ा, उसकी आवाज सुनकर आश्चर्यचकित। शिफ्टी ने हंसी उड़ाई और सैनिक की तरफ देखा। उसकी मत सुनो, आपके स्वामी। यह लड़का देवताओं से छुआ हुआ है। वो पागल है, यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। हीरो ने त्योरी चढ़ाई, गुलामों को देखते हुए। तुम दोनों सिर्फ इस बच्चे की बहादुरी की वजह से जीवित हो। क्या तुम्हें उसकी बुराई करने में शर्म नहीं आती? शिफ्टी ने कंधे उचकाए, दिखाते हुए कि उसे बिल्कुल शर्म नहीं आ रही। युवा सैनिक ने सिर हिलाया। मैं तो उसके तर्क सुनना चाहूंगा। बता, हम नीचे क्यों नहीं जा सकते? सनी हिला, सभी की नजरों के केंद्र में असहज महसूस करते हुए। क्योंकि राक्षस मरा नहीं है। ये भयावह शब्द खामोशी में लटके रहे। 3 जोड़ी आंखें चौड़ी हो गईं, सीधे सनी को घूरते हुए। तुम ऐसा क्यों कहते हो? इसके बारे में सोचने के बाद सनी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि तानाशाह वाकई अभी भी जीवित था। उसका तर्क काफी सीधा था। क्लिफ से गिरने के बाद उसने स्पेल को प्राणी को मारने पर बधाई देते नहीं सुना, जिसका मतलब था कि वो मारा नहीं गया था। लेकिन वो ये अपने साथियों को समझा नहीं सकता था। उसने ऊपर की तरफ इशारा किया। राक्षस ने इस प्लेटफॉर्म पर उतरने के लिए एक अविश्वसनीय ऊंचाई से छलांग लगाई, फिर भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। प्लेटफॉर्म से गिरने से वो क्यों मर जाता? न ही हीरो और न ही गुलामों को उसके तर्क में कोई खोट मिल सका। सनी ने जारी रखा, जिसका मतलब है कि वो अभी भी जीवित है, पहाड़ के नीचे कहीं। तो वापस जाकर हम खुद को उसके मुंह में सौंप रहे होंगे। शिफ्टी ने जोर से कोसा और अलाव के करीब रेंग गया, अपनी आंखों में आतंक के साथ अंधेरे में घूरते हुए। स्कॉलर ने अपने कनपट्टियों को रगड़ा, बड़बड़ाते हुए। बिल्कुल, मैं खुद क्यों नहीं समझ सका। तीनों में हीरो सबसे अधिक स्थिर था। इसके बारे में सोचने के बाद उसने सिर हिलाया। तो हम ऊपर जाएंगे और पहाड़ी दर्रे से पार करेंगे। लेकिन यही सब नहीं। उसने उस दिशा में नजर डाली जहां तानाशाह गिरा था। अगर राक्षस अभी भी जीवित है तो इसकी उच्च संभावना है कि वो यहां वापस आएगा और फिर हमारा पीछा करेगा, जिसका मतलब है कि समय बहुत महत्वपूर्ण है। हमें सूरज उगते ही चलना होगा। उसने प्लेटफॉर्म पर बिखरे फटे हुए शरीरों की तरफ इशारा किया। हम खुद को पूरी रात आराम करने की इजाजत नहीं दे सकते। हमें अब सामान इकट्ठा करना होगा। अगर मौका होता तो मैं इन लोगों को कम से कम एक साधारण दफन देना पसंद करता, सब कुछ इकट्ठा करने के बाद। लेकिन अफसोस, किस्मत ने कुछ और तय किया है। हीरो अपने पैरों पर उठा और एक तेज चाकू निकाला। शिफ्टी तन गया और ब्लेड को सावधानी से देखता रहा, लेकिन फिर आराम किया, देखकर कि युवा सैनिक ने आक्रमण का कोई संकेत नहीं दिखाया। भोजन, पानी, गर्म कपड़े, जलाऊ लकड़ी, यही हमें ढूंढना है। चलो बट जाएं और प्रत्येक एक काम करें। फिर उसने चाकू की नोक से खुद की तरफ इशारा किया। मैं बैलों के शवों को काटूंगा ताकि हमें कुछ मांस मिल सके। स्कॉलर ने पत्थर के प्लेटफॉर्म के चारों ओर देखा। इसका अधिकांश हिस्सा गहरी छायाओं में डूबा हुआ और मुंह बिचकाया। मैं जलाऊ लकड़ी ढूंढूंगा।
शिफ्टी ने भी इधर उधर देखा, अपनी आंखों में एक अजीब चमक के साथ। तो मैं हमें पहनने के लिए कुछ गर्म ढूंढूंगा। सनी आखिरी बचा था। हीरो ने उसे एक लंबी नजर दी। हमारा अधिकांश पानी वैगन पर रखा था, लेकिन मेरे गिरे हुए भाइयों में से प्रत्येक के पास एक फ्लास्क था। जितने ढूंढ सको इकट्ठा करो। कुछ समय बाद अलाव से इतनी दूर की छायाओं में छिपा रहे सनी मरे हुए सैनिकों की तलाश कर रहा था। उसके पास पहले से ही आधा दर्जन फ्लास्क वजन डाल रहे थे। ठंड में कांपते हुए वो आखिरकार चमड़े के कवच में लिपटे आखिरी टूटे हुए शरीर पर ठोकर खाई। पुराना दिग्गज, वही जिसने उसे हीरो के फ्लास्क को स्वीकार करने की कोशिश के लिए कोड़ा मारा था, बुरी तरह घायल और मर रहा था, लेकिन चमत्कारिक रूप से अभी भी जीवन से चिपका हुआ था। उसके सीने और पेट पर भयानक घाव थे और वो स्पष्ट रूप से बहुत दर्द में था। उसका समय खत्म हो रहा था। सनी मरते हुए सैनिक के बगल में घुटनों के बल बैठा और उसे देखा, आदमी के फ्लास्क की तलाश में। क्या विडंबना, उसने सोचा। बूढ़े आदमी ने सनी पर अपनी आंखें केंद्रित करने की कोशिश की और कमजोर रूप से अपना हाथ हिलाया, कुछ पहुंचने की कोशिश में। सनी ने नीचे देखा और उनके पास से कुछ दूर जमीन पर पड़ी एक टूटी हुई तलवार नोटिस की। जिज्ञासावश उसने इसे उठा लिया। क्या तुम इसी की तलाश कर रहे हो? क्यों? क्या तुम लोग वाइकिंग्स जैसे हो, हाथ में हथियार लेकर मरने की इच्छा रखते हो? मरता हुआ सैनिक ने जवाब नहीं दिया। युवा गुलाम को कुछ अज्ञात तीव्र भावना के साथ अपनी आंखों में देखता रहा। सनी ने आ भरी, खैर ये भी चल सकता है। आखिरकार मैंने वादा किया था कि तुम्हें मरते देखूंगा। ये कहकर उसने आगे झुका और अपनी टूटी हुई ब्लेड की तेज धार से बूढ़े आदमी का गला काट दिया, फिर इसे फेंक दिया। सैनिक ऐंठा, अपनी ही खून में डूबते हुए। उसकी आंखों में अभिव्यक्ति बदल गई। क्या ये कृतज्ञता थी या नफरत? सनी नहीं जानता था। भ्रम हो या नहीं, ये उसका इंसान को मारने का पहला समय था। सनी को अपराध बोध या डर महसूस होने की उम्मीद थी, लेकिन वास्तव में कुछ भी नहीं था। लगता था कि अच्छे या बुरे के लिए असल दुनिया में उसके क्रूर परवरिश ने उसे इस पल के लिए अच्छी तरह तैयार किया था। वो चुपचाप बूढ़े आदमी के पास बैठा रहा, उसकी आखिरी यात्रा में उसका साथ देता हुआ। कुछ देर बाद स्पेल की आवाज उसके कान में फुसफुसाई। तुमने एक निष्क्रिय इंसान को मार डाला, नाम अज्ञात। सनी चौंका। ओह सही, स्पेल के लिए लोगों को मारना भी एक उपलब्धि है। वे वेबटून और ड्रामों में ये आमतौर पर नहीं दिखाते। उसने उस तथ्य को दर्ज किया और इसे दूर रख दिया। लेकिन जैसा कि पता चला, स्पेल बोलना खत्म नहीं किया था। तुम्हें एक मेमोरी प्राप्त हुई। सनी जम गया, अपनी आंखें चौड़ी खोलते हुए। आओ मुझे कुछ अच्छा दो। मेमोरी कुछ भी हो सकती थी, हथियारों से लेकर जादुई वस्तुओं तक। निष्क्रिय रैंक दुश्मन से प्राप्त एक ज्यादा शक्तिशाली नहीं होती, लेकिन ये फिर भी एक वरदान थी। वजनहीन और पता न लगने वाली, एक साधारण विचार से कुछ नहीं से बुलाई जा सकने वाली एक मेमोरी अविश्वसनीय रूप से उपयोगी थी। इससे भी ज्यादा शारीरिक चीजों के विपरीत वो इसे असल दुनिया में वापस ले जा सकेगा। बाहरी इलाकों में ऐसी चीज रखने का फायदा अतिशयोक्ति से परे था। एक हथियार, मुझे एक तलवार दो। प्राप्त हुई मेमोरी, सिल्वर बेल। सनी ने आह भरी, निराश होकर। खैर, मेरी किस्मत के साथ मैं क्या उम्मीद कर रहा था? फिर भी ये चीज जांचने लायक थी। शायद इसमें शक्तिशाली जादू था, जैसे विनाशकारी ध्वनि तरंगे भेजना या आने वाले प्रोजेक्टाइल को रोकना। सनी ने रनों को बुलाया और सिल्वर बेल शब्दों पर ध्यान केंद्रित किया। तुरंत उसके सामने एक छोटी घंटी की छवि दिखाई दी, नीचे छोटी पंक्ति पाठ के साथ। सिल्वर बेल, एक लंबे समय से खोए हुए घर का छोटा सा स्मृति चिन्ह जो कभी अपने मालिक को सांत्वना और खुशी लाता था। इसकी स्पष्ट घंटी मीलों दूर से सुनी जा सकती है। क्या कबाड़ की चीज? सनी ने उदास होकर सोचा। उसकी पहली मेमोरी काफी हद तक बेकार निकली। जैसे उसके पास मौजूद हर दूसरी चीज, वो स्पेल के उसे व्यवहार करने के तरीके में एक थीम देखने लगभग शुरू हो रहा था। कोई बात नहीं। सनी ने रनों को खारिज किया और फिर मरे हुए आदमी की फर क्लोक और गर्म मजबूत चमड़े के जूते उतारने में व्यस्त हो गया। एक अधिकारी के रूप में इन कपड़ों की गुणवत्ता साधारण सैनिकों से एक पायदान ऊपर थी। इन्हें पहनने के बाद युवा गुलाम ने नाइटमेयर शुरू होने के बाद पहली बार गर्म महसूस किया, अलाव के पास बिताए छोटे समय को छोड़कर। परफेक्ट, उसने सोचा। क्लोक थोड़ी खून से सनी हुई थी, लेकिन फिर भी सनी भी तो था। उसने चारों ओर देखा, अपनी अंधेरी आंखों से आसानी से अंधेरे के पर्दे को भेदते हुए। हीरो और स्कॉलर अभी भी अपने कामों में लगे थे। शिफ्टी को सर्दियों के कपड़े ढूंढने चाहिए थे, लेकिन इसके बजाय वो लालच से मरे हुए आदमियों की उंगलियों से अंगूठियां उतार रहा था। उन्हें दिखाई ना देते हुए सनी हिचकिचाया, सोचते हुए कि क्या उसने चीजों को अच्छी तरह सोचा था। उसके साथी अविश्वसनीय थे। भविष्य बहुत अनिश्चित था। नाइटमेयर पास करने की आवश्यकताएं भी एक रहस्य बनी हुई थीं। कोई भी निर्णय जो वो ले सकता था, सबसे अच्छा एक जुआ होता। फिर भी जीवित रहने के लिए उसे कुछ लेने पड़ते। और समय सोचने में बर्बाद न करते हुए सनी ने फ्लास्क उठाए और आह भरी। उन्होंने रात का बाकी हिस्सा अलाव के पीछे अपनी पीठ टिकाकर बिताया, रात में डरते हुए घूरते हुए।
थकावट के बावजूद कोई सो न सका। तानाशाह के वापस आने और 4 बचे हुए लोगों को खत्म करने की संभावना बहुत डरावनी थी। केवल हीरो ही ठीक लग रहा था, नाचती लपटों की उज्ज्वल रोशनी में शांतिपूर्वक अपनी तलवार तेज करते हुए। वेटस्टोन के ब्लेड से रगड़ने की आवाज किसी तरह सांत्वना देने वाली थी। सूर्योदय के समय जब सूरज ने आलसी ढंग से हवा को गर्म करना शुरू किया, उन्होंने खुद को जितना सामान इकट्ठा कर सके थे उससे लाद लिया और ठंड में निकल पड़े। सनी ने पीछे मुड़कर देखा, पत्थर के प्लेटफॉर्म के दृश्य को आखिरी बार देखते हुए। वो उस जगह से आगे निकलने में कामयाब हो गया था जहां गुलाम कारवां को नष्ट होना था। आगे क्या होने वाला था कोई बता नहीं सकता था। एक समस्या थी, वे सड़क का अनुसरण करके पहाड़ी दर्रे तक जाने और फिर उसके पार जाने की योजना बना रहे थे, जितना दूर हो सके नरसंहार के दृश्य से दूर हो जाएं इससे पहले कि रात हो जाए। हालांकि सड़क अब नहीं थी। पिछले महीनों में किसी समय या शायद कल ही एक भयानक चट्टान गिरावट हुई थी जिसने संकरी सड़क के पूरे खंडों को मिटा दिया था और उसके अन्य हिस्सों को पार करना असंभव बना दिया था। सनी एक विशाल गड्ढे के किनारे पर खड़ा था, नीचे बिना किसी विशेष अभिव्यक्ति के देख रहा था। अब हम क्या करें? स्कॉलर की आवाज उसके लूटे हुए फरक्लोक के कॉलर से धुंधली हो रही थी। उसका अनुयायी शिफ्टी गुस्से में चारों ओर देख रहा था। उसकी नजर सनी पर रुक गई, उसकी कुंठा निकालने के लिए एक उपयुक्त शिकार। मैं तुम्हें बताता हूं कि हमें क्या करना चाहिए। कुछ मृत वजन से छुटकारा पाओ। उसने सनी के अच्छे जूतों पर नजर डाली और हीरो की ओर मुड़ा। सुनो, तुम्हारी महाराज, लड़का बहुत कमजोर है, वो हमें धीमा कर रहा है, साथ ही वो अजीब है। क्या वो तुम्हें डर नहीं लगाता? युवा सैनिक ने न्यायपूर्ण भौं चढ़ाकर जवाब दिया, लेकिन शिफ्टी अभी खत्म नहीं हुआ था। देखो देखो कैसे वो मुझे घूर रहा है। मैं देवताओं की कसम खाता हूं, जब से वो कारवां में शामिल हुआ है कुछ भी सही नहीं चला। शायद बूढ़ा सही था, लड़का छाया देवता द्वारा शापित है। सनी ने अपनी आंखें घुमाने की कोशिश को रोकने के लिए संघर्ष किया। ये सच था कि वो दुर्भाग्यशाली था, हालांकि पूरी सच्चाई शिफ्टी के इशारे के विपरीत थी। ये नहीं था कि उसने गुलाम कारवां को दुर्भाग्य आकर्षित किया था, इसके विपरीत, क्योंकि कारवां पहले से ही बर्बाद होने वाला था, इसलिए वो यहां समाप्त हुआ था। स्कॉलर ने अपना गला साफ किया। लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। जो भी हो, क्या हमें उसे सिर्फ मामले में छुटकारा नहीं पाना चाहिए? वो वैसे भी ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। स्कॉलर ने सनी को एक अजीब नजर से देखा। शायद सनी पैरानॉइड हो रहा था, लेकिन पुराने गुलाम की आंखों में थोड़ी गणनात्मक ठंडक लग रही थी। आखिरकार स्कॉलर ने सिर हिलाया। जल्दबाजी मत करो मेरे दोस्त, लड़का बाद में उपयोगी साबित हो सकता है। लेकिन हीरो ने आखिरकार बोलकर उनके झगड़े को समाप्त किया। हम किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। जहां तक वो कितनी देर तक सहन कर पाएगा, बस अपनी चिंता करो। शिफ्टी ने दांत पीस लिए, लेकिन फिर सिर्फ हाथ हिलाया। ठीक है, तो हम क्या करें? उन्होंने चारों ने टूटी सड़क को देखा, फिर पहाड़ की ढलान नीचे और आखिरकार ऊपर, जहां एक खड़ी चट्टान की दीवार गिरती चट्टानों से टूट गई थी। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद स्कॉलर ने आखिरकार बोला, वास्तव में पुराने दिनों में पहाड़ की चोटी तक जाने वाला एक रास्ता हुआ करता था। इसे कभी कभी तीर्थयात्रियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। बाद में साम्राज्य ने रास्ते के हिस्सों को चौड़ा किया और उसके ऊपर एक उचित सड़क बनाई। अब पहाड़ी दर्रे तक जाने वाली, बेशक चोटी तक नहीं। उसने ऊपर देखा। मूल रास्ते के अवशेष अभी भी कहीं ऊपर हमारे ऊपर होने चाहिए। अगर हम उसे पहुंचे तो हमें सड़क के क्षतिग्रस्त खंड तक वापस जाने का रास्ता मिल जाना चाहिए। सभी ने उसकी नजर का अनुसरण किया, खतरनाक ढलान पर चढ़ने की संभावना पर असहज होकर हिलते हुए। हीरो को छोड़कर, बेशक, जो संत की तरह शांत रहा। चट्टान गिरावट के कारण ढलान अब लगभग लंबवत दीवार नहीं थी, लेकिन फिर भी झुकाव काफी तीखा था। शिफ्टी पहला बोलने वाला था। उस पर चढ़ना? क्या तुम पागल हो? स्कॉलर ने असहाय रूप से कंधे उचकाए। क्या तुम्हारे पास बेहतर विचार है? किसी के पास नहीं था। थोड़ी तैयारी के बाद वे चढ़ाई शुरू कर दी। शिफ्टी और स्कॉलर ने जिद्दी से हथियार उठाए रखे जो उन्होंने मृत सैनिकों के शवों से उठाए थे, लेकिन सनी ने कुछ अफसोस के साथ अपनी नई मिली छोटी तलवार को पीछे छोड़ने का फैसला किया। वो जानता था कि ये चढ़ाई उनकी सहन शक्ति की सीमाओं का परीक्षण करने वाली थी। तलवार अभी इतनी भारी नहीं लग रही थी, लेकिन हर अतिरिक्त ग्राम वजन जल्द ही 1 टन जैसा महसूस होने वाला था। समूह के सबसे कमजोर सदस्य के रूप में वो पहले से ही साथ रखने के लिए संघर्ष कर रहा था, इसलिए ज्यादा विकल्प नहीं था। लोहे के कुछ किलोग्राम छोड़ना सही बात थी। आपूर्ति के वजन के साथ पहाड़ी सड़क पर चलना पहले से ही काफी कठिन था, लेकिन पहाड़ पर खुद चढ़ना शुद्ध यातना साबित हुआ। सिर्फ आधे घंटे बाद उसे लगा जैसे उसकी मांसपेशियां पिघलने वाली हैं, उसके फेफड़ों के फटने की कगार पर। दांत पीसते हुए सनी आगे और ऊपर बढ़ता रहा। उसे लगातार खुद को याद दिलाना पड़ता था कि अपने पैरों की स्थिति पर ध्यान दे। इस अस्थिर बर्फीली ढलान पर एक गलत कदम किसी आदमी को मौत के घाट उतारने के लिए काफी था। बस कुछ सुखद के बारे में सोचो, उसने सोचा।
लेकिन वो कौन से खुश विचार बुला सकता था? कुछ और सोचने में असफल होकर सनी ने कल्पना करना शुरू किया कि इस परीक्षा के अंत में उसे क्या इनाम मिलने वाला है। पहली नाइटमेयर का वरदान स्पेल द्वारा एक जागृत को दिया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। निश्चित रूप से बाद की परीक्षाएं उन्हें अधिक क्षमताएं प्रदान कर सकती थीं और उनकी शक्ति को बहुत सुधार सकती थीं, लेकिन ये पहली वाली थी जो निर्धारित करती थी कि एक जागृत क्या भूमिका निभा सकता है, उसकी क्षमता कितनी महान होगी और उसे क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, न कि उल्लेख करने के लिए ड्रीम रियल में जीवित रहने और बढ़ने के लिए आवश्यक उपकरण देना। पहली नाइटमेयर के वरदान का मुख्य लाभ सरल था, फिर भी संभवतः सबसे महत्वपूर्ण। अपनी परीक्षा पूरी करने के बाद एस्पिरेंट्स को सोल कोर को गणजी करने और उनके साथ बातचीत करने की क्षमता प्रदान की जाती थी। सोल कोर किसी की रैंक और शक्ति का आधार थे। तुम्हारा कोर जितना मजबूत होता, तुम्हारी शक्ति उतनी ही बढ़ती। यही नाइटमेयर क्रिएचर्स के लिए भी लागू होता, एक घातक चेतावनी के साथ कि मनुष्यों के विपरीत वे कई कोर रख सकते थे। एक निम्न स्तर का जानवर सिर्फ एक रखता, लेकिन माउंटेन किंग जैसे अत्याचारी के पास 5 थे। संयोग से तुम्हारे सोल कोर को सुधारने का एकमात्र तरीका अन्य ड्रीम रियल निवासियों के शवों से लूटे गए सोल शार्ड्स का उपभोग करना था। यही कारण था कि जागृत मौत के जोखिम के बावजूद शक्तिशाली नाइटमेयर क्रिएचर्स से लड़ने के लिए अपने रास्ते से हटकर जाते थे। दूसरा लाभ कम सीधा था, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण। पहली नाइटमेयर पूरी करने के बाद एस्पिरेंट्स ड्रीमर्स की रैंक तक ऊंचे उठाए जाते थे। बोलचाल में स्लीपर्स के रूप में जाना जाता और ड्रीम रियल तक पहुंच प्राप्त करते थे। वे परीक्षा पास करने के बाद पहले शीतकालीन संक्रांति पर इसमें प्रवेश करते और बाहर निकलने तक वहां रहते, इस प्रकार पूरी तरह जागृत हो जाते। पहली नाइटमेयर खत्म करने और ड्रीम रियल में प्रवेश करने के बीच का समय बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये खुद को प्रशिक्षित करने और तैयार करने का आखिरी मौका था जो किसी व्यक्ति को मिलता। सनी के मामले में वो समय सिर्फ 1 महीना था, जो सबसे खराब था। और फिर अंतिम लाभ था, जो हर परीक्षा पास करने वाले एस्पिरेंट के लिए अनोखा था। पहली एस्पेक्ट एबिलिटी। ये वो जादुई शक्ति थी जो जागृतों को साधारण मनुष्यों से ऊपर उठाती थी। एस्पेक्ट एबिलिटी विविध, अनोखी और शक्तिशाली होती थी। कुछ को प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता था, जैसे युद्ध, जादू और उपयोगिता, लेकिन कुछ बस कल्पना से परे होती थीं। अपनी एबिलिटी की शक्ति से लैस जागृतों ने नाइटमेयर क्रिएचर्स की बाढ़ से दुनिया को बचा लिया था। हालांकि वो शक्ति एक पकड़ के साथ आती थी। अपनी पहली एबिलिटी के साथ हर जागृत को एक फ्लॉ भी मिलता था, कभी कभी काउंटर कहा जाता। ये फ्लॉ एबिलिटी जितने विविध होते थे, तुलनात्मक रूप से हानिरहित से लेकर लंगड़ाने वाले या कुछ मामलों में घातक तक। मैं सोचता हूं कि एक मंदिर गुलाम को किस प्रकार की एबिलिटी मिलेगी, सनी ने सोचा, अपनी संभावनाओं के बारे में ज्यादा आशावादी नहीं। दूसरी ओर फ्लॉ का चुनाव लगभग असीमित लगता है। उम्मीद है कि मेरा एस्पेक्ट इस उपद्रव के अंत में विकसित हो जाएगा, या इससे बेहतर पूरी तरह बदल जाएगा। अगर एस्पिरेंट विशेष रूप से अच्छा प्रदर्शन करता, तो उसके दिए गए एस्पेक्ट के जल्दी विकसित होने की संभावना होती। एस्पेक्ट सोल कोर की तरह संभावित शक्ति और दुर्लभता के आधार पर रैंक रखते थे। सबसे निम्न रैंक को डोमिनेंट कहा जाता था, उसके बाद अवेकेंड, एसेंडेड, ट्रांसेंडेंट, सुप्रीम, सेक्रेड और डिवाइन। हालांकि किसी ने आखिरी वाला कभी नहीं देखा था। जितनी बकवास उसने मुझे झेलवाई है, स्पेल अगर उसमें कोई विवेक है तो मुझे कम से कम एक अवेकेंड एस्पेक्ट देना होगा, या शायद एक एसेंडेड वाला। आखिरकार एक सच्चा नाम प्राप्त करने की छोटी संभावना थी, स्पेल द्वारा अपने पसंदीदा जागृतों को दिया जाने वाला कुछ सम्मानजनक उपाधि जैसा। नाम खुद का कोई लाभ नहीं था, लेकिन हर प्रसिद्ध जागृत के पास लगता था। इसे उत्कृष्टता का उच्चतम चिन्ह माना जाता था। हालांकि पहली नाइटमेयर के दौरान सच्चा नाम प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या इतनी कम थी कि सनी ने इसके बारे में सोचना भी परेशान नहीं किया। उत्कृष्टता की किसे जरूरत, मुझे शक्ति दो, उसने शाप दिया, महसूस करते हुए कि ये इच्छापूर्ण सोच का प्रयास उसे सिर्फ ज्यादा उदास और गुस्सैल बना गया था। शायद मैं सपने देखने से एलर्जिक हूं। ऐसी एलर्जी वास्तव में विडंबनापूर्ण होगी, ये देखते हुए कि वो अपनी शेष जिंदगी का आधा ड्रीम रियल में बिताने वाला था, अगर वो वहां पहुंचने तक जीवित रह भी पाता यानी। हालांकि सनी की मानसिक भ्रमण पूरी तरह बेकार नहीं थी। अपने पैरों के नीचे फिसलन भरी चट्टानों से ऊपर देखते हुए उसने नोटिस किया कि सूरज पहले से ही काफी नीचे था। सोचो तो हवा भी काफी ठंडी लग रही थी। कम से कम इससे समय गुजरने में मदद मिली, उसने सोचा। जब तक उन्होंने रुकने का फैसला किया, सनी बेहोश होने की कगार पर था। घंटों और घंटों की कठिन पहाड़ी ढलान पार करने के बाद उसका शरीर लगभग अपनी सीमा पर था। हालांकि सभी की आश्चर्य की बात, शिफ्टी उसे से भी बदतर लग रहा था। धोखेबाज गुलाम की आंखें कीचड़ जैसी और असफोकस थीं, बेतरतीब ढंग से चारों ओर भटक रही थीं। उसकी सांस फटी और उथली थी, जैसे कि कुछ उसके फेफड़ों पर दबाव डाल रहा हो। वो बुखारग्रस्त और अस्वस्थ लग रहा था। जैसे ही हीरो ने शिविर के लिए उपयुक्त जगह ढूंढी, शिफ्टी बस जमीन पर गिर पड़ा। इस सब में सबसे परेशान करने वाली बात यह थी कि गुस्से भरी गालियों की कमी, जो वे पहले से ही अभ्यस्त हो चुके थे। गुलाम चुप और गतिहीन लेटा रहा,
केवल उसकी छाती की हलचल ही बता रही थी कि वो अभी जीवित है। कुछ क्षण बाद उसने कांपते हाथ से अपनी बोतल खोली और लालची से कई बड़े घूंट पी लिए। अपने पानी को संरक्षित करो, हीरो ने कहा। उसकी आमतौर पर उदासीन आवाज में किसी तरह चिंता की झलक मिली। इन शब्दों की अनदेखी करते हुए शिफ्टी ने और पिया, बोतल को पूरी तरह खाली कर दिया। स्कॉलर उसे से ज्यादा बेहतर नहीं लग रहा था। कष्टदायक चढ़ाई ने पुराने गुलाम पर भारी पड़ाव डाला था। असहनीय ठंड के बावजूद वो पसीने से तर था। उसकी आंखें खून से सनी हुईं और चेहरे पर उदास अभिव्यक्ति। तीनों में सबसे कमजोर होने के नाते सनी किसी तरह सबसे अच्छा सहन कर पाया था। क्या हम बर्फ पिघला नहीं सकते जब पानी खत्म हो जाए? हीरो ने स्कॉलर को एक जटिल नजर से देखा। ऐसा समय आ सकता है जब हम आग नहीं जला पाएंगे ताकि अनचाही ध्यान आकर्षित न करें। किसी ने टिप्पणी नहीं की, पूरी तरह जानते हुए कि किसका ध्यान वे टालना चाहते थे। माउंटेन किंग के आतंक की स्मृति अभी भी उनके दिमाग में ताज़ा थी। सौभाग्य से आज हीरो ने पहाड़ की दीवार में एक प्राकृतिक आलकोव ढूंढ लिया था जो संकरी कगार के पीछे खतरनाक ढंग से स्थित था। आग चट्टानों से अच्छी तरह छिपी हुई थी, जिससे उन्हें इसकी गर्मी का आनंद लेने की अनुमति मिली बिना नोटिस होने के डर के। किसी का बात करने का मूड नहीं था, इसलिए वे बस बैल के मांस के टुकड़ों को आग के ऊपर भूनते और चुपचाप खाते। जब तक आकाश पूरी तरह काला हो गया, शिफ्टी और स्कॉलर पहले से ही सो चुके थे, अपनी अपनी नाइटमेयर्स की गिरफ्त में खोए हुए। हीरो ने अपनी तलवार निकाली और चट्टान की उभरी हुई जगह के किनारे पर चला गया। तुम भी आराम करने की कोशिश करो, मैं पहली चौकी संभालूंगा। सनी ने उसे सिर हिलाकर और आग के पास लेट गया, पूरी तरह थका हुआ। सपने के अंदर सो जाना उसके लिए नया अनुभव था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से ये काफी साधारण साबित हुआ। जैसे ही उसका सिर जमीन से छुआ, उसकी चेतना अंधेरे में फिसल गई। जो सिर्फ 1 सेकंड जैसा लगा, उसके बाद किसी ने उसे धीरे से जगाया। सुस्त और दिशाहीन, सनी ने कई बार पलकें झपकाईं। आखिरकार हीरो को उसके ऊपर मंडराते हुए नोटिस किया। ये दोनों ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे थे, इसलिए उन्हें ठीक होने के लिए कुछ समय देना बेहतर है। आग को बुझने मत दो और सूरज निकलते ही हमें जगा दो। या अगर जानवर दिखे। सनी चुपचाप उठा और हीरो से जगह बदली, जिसने आग में कुछ लकड़ियां डाली और जल्द ही गहरी नींद में सो गया। कुछ घंटों के लिए वो अकेला था। आकाश काला था, धुंधले तारों और नवजात चंद्रमा की तेज कटार के साथ। हालांकि उसकी रोशनी पहाड़ को घेरने वाले अंधेरे को भेदने के लिए काफी नहीं थी। केवल सनी की आंखें ही ऐसा करने में सक्षम लग रही थीं। वो चुपचाप बैठा, नीचे उस रास्ते को देखता जहां से वे आए थे। इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने पिछले दिन काफी ऊंचाई चढ़ ली थी, वो अभी भी दूर की सड़क की रिबन देख सकता था। वो इसे वापस उस पत्थर के प्लेटफॉर्म तक ट्रेस कर सकता था जहां अत्याचारी से लड़ाई हुई थी। पत्थरों पर बिखरे छोटे डॉट्स गुलामों के मृत शरीर थे। जैसे ही वो उन्हें देख रहा था, एक अंधेरी आकृति क्लिफ के नीचे से प्लेटफॉर्म पर धीरे धीरे रेंगती हुई आई। वो कुछ देर गतिहीन रही और फिर आगे बढ़ी, अपने पंजे जमीन पर रगड़ते हुए। हर बार जब पंजा किसी शरीर से टकराता, अत्याचारी उसे पकड़कर अपने मुंह तक लाता। हवा ने हड्डियों के चबाने की धुंधली आवाजें सनी के कानों तक पहुंचाईं। वो चौंक गया, गलती से कगार से एक छोटी चट्टान धक्का दे दिया। वो गिरी, ढलान से टकराई और फिर लुढ़क गई, कुछ और को साथ लेते हुए। इन गिरती चट्टानों की आवाज शांत रात में गरज जैसी लगी। बहुत नीचे अत्याचारी ने अचानक अपना सिर घुमाया, सीधे सनी की ओर देखते हुए। सनी जम गया, पत्थर हो गया। वो सबसे छोटी आवाज करने से भी डर रहा था। कुछ देर के लिए उसने सांस लेना भी भूल गया। अत्याचारी सीधे उसे घूर रहा था, कुछ नहीं कर रहा। कुछ यातना भरे सेकंड गुजरे, प्रत्येक अनंत काल जैसा लग रहा। फिर अत्याचारी शांतिपूर्वक मुड़ गया और मृत गुलामों को खाना जारी रखा, जैसे कि उसने सनी को बिल्कुल नहीं देखा हो। ये अंधा है, सनी ने अचानक समझा। उसने सांस ली, चौड़ी आंखों से माउंटेन किंग को देखते हुए। ये सच था, प्राणी देख नहीं सकता था। पहले हुई हर चीज को वापस देखते हुए वो अपनी अनुमान पर अधिक से अधिक निश्चित होता गया। वे दूधिया, अभिव्यक्तिहीन आंखें। सोचो तो, उसने कभी अत्याचारी को उन्हें हिलाते नहीं देखा था। और वापस जब सनी वैगन को क्लिफ से धक्का दे रहा था, अत्याचारी ने केवल तब प्रतिक्रिया दी जब वैगन गिरना शुरू हुआ, चट्टानों से जोर से रगड़ते हुए। बेशक, अब सब समझ आ रहा था। सूर्योदय के समय सनी ने बाकियों को जगा दिया था। हीरो को उम्मीद थी कि पूरी रात की आराम शिफ्टी और स्कॉलर को कुछ अच्छा करेगा, लेकिन उसकी उम्मीदें चूर हो गईं। किसी तरह 2 गुलाम पहले से भी बदतर लग रहे थे, जैसे कि कल की चढ़ाई ने स्कॉलर को ज्यादा ओवरस्ट्रेन कर दिया हो। हालांकि शिफ्टी की स्थिति को सरल ओवर एक्सर्शन से समझाया नहीं जा सकता था। वो घातक रूप से पीला और कांपता हुआ था, आधी चेतना वाली आंखों और चेहरे पर खोई हुई नजर के साथ। उसे क्या हुआ है? स्कॉलर, जो खुद ज्यादा अच्छा नहीं कर रहा था, असहाय रूप से सिर हिलाया। ये पहाड़ी बीमारी हो सकती है। ये अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रभावित करती है। उसकी आवाज कर्कश और कमजोर लग रही थी। मैं ठीक हूं गधों, मेरे चेहरे से हटो।
शिफ्टी को पूरी वाक्य बनाने में परेशानी हो रही थी, लेकिन फिर भी वो जोर देता था कि वो ठीक है। हीरो ने भौहें चढ़ाईं और फिर विद्रोही गुलाम के वहन करने वाले अधिकांश आपूर्ति ले लीं और उन्हें अपने भार में जोड़ लिया। थोड़ा हिचकिचाने के बाद उसने कुछ सनी को भी दे दिए। क्या कुछ हुआ जबकि हम सो रहे थे? सनी ने उसे कुछ सेकंड तक घूरा। राक्षस ने मृतकों को खा लिया। युवा सैनिक की भौहें और गहरी हो गईं। तुम्हें कैसे पता? मैंने सुना। हीरो किनारे पर गया और नीचे देखा, दूर के पत्थर प्लेटफॉर्म को देखने की कोशिश करता। 1 मिनट या सो बाद उसने जबड़ा कसा, पहली बार अनिश्चितता के संकेत दिखाते हुए। तो हमें तेजी से चलना होगा। अगर प्राणी सभी शवों से खत्म हो गया तो वो अगला हमारा पीछा करेगा। हमें रात गिरने से पहले उस पुराने रास्ते को ढूंढना होगा। डरे हुए और निराश उन्होंने फिर से प्रस्थान किया और चढ़ाई जारी रखी। सनी जोड़े गए भार के नीचे धीरे धीरे मर रहा था। सौभाग्य से शिफ्टी और स्कॉलर ने पानी का अधिकांश पी लिया था, इसे थोड़ा हल्का कर दिया। ये नरक है, उसने सोचा। वे ऊंचा चढ़ते गए और ऊंचा। सूरज उनके साथ चढ़ रहा था, धीरे धीरे जेनिथ की ओर बढ़ता। कोई बातचीत नहीं, कोई हंसी नहीं, केवल तनावपूर्ण सांसें। 4 जीवित बचे लोगों में से प्रत्येक अपने कदमों और पैरों की स्थिति पर केंद्रित था। हालांकि शिफ्टी और पीछे गिरता जा रहा था, उसकी ताकत उसे छोड़ रही थी। और फिर किसी बिंदु पर सनी ने एक हताश चीख सुनी। मुड़कर उसके पास सिर्फ एक आतंकित चेहरा देखने का समय था। फिर शिफ्टी पीछे गिरा, उसका पैर बर्फ से ढके चट्टान पर फिसल गया। वो जोर से जमीन से टकराया और लुढ़क गया, अभी भी कुछ पकड़ने की कोशिश करता हुआ। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जमे हुए और असहाय, वे केवल देख सकते थे जैसे उसका शरीर ढलान से लुढ़कता हुआ नीचे गया, चट्टानों पर खूनी निशान छोड़ते हुए। हर सेकंड के साथ शिफ्टी कम आदमी जैसा और ज्यादा लत्ता गुड़िया जैसा लग रहा था। कुछ क्षण बाद वो आखिरकार रुक गया, टूटे मांस के ढेर में एक बड़े उभरे हुए पत्थर के शीर्ष से टकराकर। शिफ्टी मर चुका था। आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।